हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। जैसा कि हम अपनी सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एवरी एग्जामिनेशन, CHSL, CGL, DRDO एंड एवरी MTS एग्जामिनेशन एंड रेलवे एग्जामिनेशन। तो हम उसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच परसेंट डज प्लैनेट अर्थ फ्रेश वाटर हैव। फ्रेश वाटर कितना होता है प्लैनेट अर्थ पर, ये हमें बताना है। तो ओवरऑल अगर हम अर्थ की बात करें तो 71% जो है वो टोटल पानी है अर्थ पर, ठीक है। बाकी उसका 29% जो है वो बाकी मैटर आपका बचता है। अगर हम बात करें अपने 71% के पानी की, तो उसमें से 97.5% जो है वो है आपका ओशियनिक वाटर, ठीक है। ओशियन में जितना पानी बचा हुआ है वो है आपका 97.5%। तो आप देखेंगे कि फ्रेश वाटर कितना बचा है आपके पास। फ्रेश वाटर आपके पास बचा है 2.5%, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो ये 2.5% है ये क्या क्या है, ये पोलर आइस केप जो होती हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जो ग्लेशियर में पानी है और इंक्लूडिंग जो फ्रेश वाटर लेक है और जो ग्राउंड वाटर है वो टोटल 2.5% है। तो प्लीज सेव वाटर यार, टैप बंद कर दिया करो अगर ब्रश कर रहे हो तो, अगर यूज नहीं कर रहे हो उस पानी को तो टैप बंद कर दिया करो, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, दशावतार टेम्पल ऑफ विष्णु इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कौन से प्लेस पर, कौन सी जगह पर दशावतार मंदिर है। अच्छा, तो दशावतार मंदिर जो है वो विष्णु जी को डिवोटेड है, विष्णु जी के लिए बनाया गया है। इस मंदिर में, यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, इस मंदिर में जो है विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो मंदिर है वो देवगढ़ में प्रेजेंट है। देवगढ़ जो है हमारा यूपी में है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। मथुरा भी यूपी में है और मथुरा में जैसे कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं, आपको याद रखना है। पन्ना जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश में और सारनाथ जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ में आप याद रखेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे विष्णु जी हैं उसके 10 अवतारों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि मत्स्य, कुर्मा, वराह। अच्छा, इनके बारे में भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इन सभी के बारे में एक बार याद रखेंगे। वराह और नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा और कल्कि, ये इनके जो 10 अवतार हैं उनके बारे में बताया गया है। एक ये क्वेश्चन आया था कि किस अवतार में जो विष्णु जी हैं उन्होंने पृथ्वी को अपने सींग पर उठा रखा है। तो ये आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि ये जो वराह अवतार है इनका, इसमें जो है पृथ्वी को अपने सींगों पर उठा रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था तो इसीलिए मैंने ये इमेज यहाँ पर डाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, Which of the following emperor also known as कविराज organized अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से सम्राट हैं जिसे कविराज भी कहा जाता है और ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो कराते थे। तो ये पूछा गया है, आप इसके ऑप्शन देखेंगे, सन ऑफ समुद्रगुप्त, इंडियन नेपोलियन, कुमारगुप्त फादर, कुमारगुप्त सन। तो कुमारगुप्त के पिता या कुमारगुप्त के बेटे या इंडियन नेपोलियन जिनको कहा जाता था, किनको कहा जाता था इंडियन नेपोलियन कहा जाता था, समुद्रगुप्त को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है। और ये जो है गुप्ता एम्पायर से रिलेट करते हैं सभी जो एम्परर के नाम यहाँ पर दिए गए हैं या फिर जैसे भी इनको बताया गया है इनके बारे में। और सन ऑफ समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के बेटे। अच्छा, अगर हम गुप्ता एम्पायर देखें तो गुप्ता एम्पायर जो है हमारा स्टार्ट हुआ था 3rd सेंचुरी में, लेकिन जो इसके ट्रू फाउंडर माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है हमारे ट्रू फाउंडर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, और इनके पिता का नाम था घटोत्कच। इनके बारे में आप ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात आती है कि इनके जो बेटे थे समुद्रगुप्त, इनके बेटे थे, ठीक है।
समुद्रगुप्त के बारे में आप याद रखेंगे। और इनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता था और इनको कविराज भी कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे इनका सीक्वेंस तो इसमें बाद में आते हैं समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ जो रूलर्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है गुप्ता डायनेस्टी के। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से गुप्ता एम्पायर जो है एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त। फिर इनके जो पुत्र आएंगे वो है हमारे कुमारगुप्त द्वितीय। ऐसे करके इनका चलते जाएंगे। कुमारगुप्त द्वितीय के बेटे का नाम है बुद्धगुप्त। ठीक है, बुद्धगुप्त। और बाकी जो रूलर्स हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है जो लास्ट रूलर थे उनका नाम भी बहुत बार एग्जाम में आया है। तो लास्ट रूलर जो है गुप्ता डायनेस्टी के वो है हमारे विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कुमारगुप्त के फादर है, कुमारगुप्त के फादर वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन ये आंसर नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। और कुमारगुप्त के जो बेटे हैं वो हैं स्कंदगुप्त, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर इसके हैं समुद्रगुप्त। इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता था। नेपोलियन क्यों कहा जाता था? क्योंकि नेपोलियन ने बहुत बड़ी जो जगह थी वो मतलब कि अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, और वो पूरी दुनिया जीतना चाहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट भी बोला जाता है उनको, उनका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रगुप्त द्वितीय वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम। नवरत्नास वॉज प्रेजेंट इन, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। नवरत्ना जो थे वो किसकी कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की कोर्ट में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कॉन्कर्ड द पेनिनसुला ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा होता था तब भारत का। अगर आप यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो हिस्सा होता था वो हमारा सौराष्ट्र कहलाता था। चाइनीज पिलग्रिम फा हेन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त द्वितीय रेन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें कुछ बातें याद रखनी है कि इनकी टाइम पे जो है फा हेन आए थे, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। चाइना से ये इंडिया आए थे। ठीक है, दूसरी बात है इन्होंने अपना साम्राज्य जो है सौराष्ट्र, ये जो है पेनिनसुला सौराष्ट्र तक अपना साम्राज्य काफी फैलाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इतना आप याद रखेंगे। और दूसरी बात, ये किसके पुत्र थे? हमने अभी पढ़ा था, ये पुत्र थे हमारे समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और नवरत्नास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय की कोर्ट में थे, विक्रमादित्य की। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सही हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हेडलेस स्टैचू फाउंड इन मथुरा? किस रूलर का हेडलेस, सिर कटा एक स्टैचू है वो मथुरा में मिला है? तो कौन है वो? अजातशत्रु, बिंबिसार, शूद्रका, कनिष्का। अगर हम इन चारों ऑप्शंस के बारे में बात करें तो बिंबिसार जो थे वो हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इनका पुत्र था अजातशत्रु, जिसने इनको ही मारकर, अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी के थे ये रूलर। और शूद्रका के बारे में बात करें तो आपको एक बात याद रखनी है इनके बारे में कि इन्होंने लिखी थी मृच्छकटिका। ठीक है, मृच्छकटिका नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, इनकी रचना है ये, और ये एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही फेमस राइटर हैं। कनिष्का का जो सिर कटा एक स्टैचू है वो मथुरा में आपको देखने मिलेगा। अच्छा, मैंने इमेज नहीं डाला है, वेल मैं आगे से सारी इमेजेस आपके लिए लेकर आऊंगी। तो कनिष्का जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। कनिष्का के जो थे वो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं कुषाण डायनेस्टी।
तो अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल। तो पानी में घुलनशील बनाने के लिए पानी की कौन सी जो प्रॉपर्टी है या फिर आप इसको बोलेंगे कि इसकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से पानी में घुलनशील हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो पोलैरिटी का मतलब है कि जब कोई अणु किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसको देता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो है इस पे जैसे कि आपके मैग्नेट होती है, मैग्नेट पे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, ऐसे ही ये बन जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन रहता है अणुओं में, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ इसमें डाली जाती है तो क्या होता है कि उसके भी नेगेटिव पार्टिकल्स इससे जुड़ जाएंगे और जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो इससे अट्रैक्ट होंगे। तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो है चीज़ें घुलनशील हो जाती हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में अगर आप बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है सहसंयोजक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8। तो आप देखेंगे कि जो हमारी ये होती है ना कक्षा, तो पहली जो कक्षा है, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये एक नंबर होता है। जैसे कि आपकी पहली सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, ठीक है, इसका नंबर कितना है हमारा 8 है। और अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे अगली सेल में, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन इसको जो है स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और अगर हम दूसरे ऑक्सीजन की बात करें तो उसके साथ भी ये होगा, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 जो ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साझा कर लेंगे, यानी कि ये उससे बॉन्ड कर लेंगे। तो ये डबल बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने कितने बॉन्ड का शेयरिंग की है, 2 बॉन्ड की, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होती है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। इनको कंसीडर करना है गोल्ड, सोडियम एंड सिल्वर, ठीक है जी, मेटल है तीनों। अब क्या बात आ रही है, इसमें तीनों में वाटर के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा, ये पूछना है, ये पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। तो गोल्ड, सोडियम और सिल्वर की बात करें तो हमारा जो सोडियम है यानी कि Na, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो 11 होता है, ठीक है। ये भी हम लोग याद रख सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर सोडियम की हम रिएक्शन कराएं H2O से यानी कि वाटर से, तो क्या होगा कि NaOH बन जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा हमारा, एक यहाँ से, अच्छा इसको बैलेंस करेंगे तो 2 हमारे ये और 2 NaOH हमारा ये बन जाएगा, और यानी कि H2 हमारी गैस निकल जाएगी, ठीक है, ये हमारी गैस निकल जाएगी हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हो रही है, यानी कि हमारे किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, ठीक है। और जो गोल्ड और सिल्वर है ना, ये तो आप डेली यूज में, जैसे कि आपका जो आप वियर भी करते हैं, लेडीज जो है ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर तो वो लोग डेली यूज भी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिच मेटल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द एलिमेंट डिजॉल्व इन वाटर आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम हार्ड वाटर। अच्छा, किन के मिलने से पानी में ये पानी कठोर हो जाता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप कठोर वाटर की बात करें या फिर हार्ड वाटर की बात करें, तो हार्ड वाटर का मतलब होता है कि इसमें क्या है, मिनरल्स है। तो मिनरल्स जो है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स जब वाटर में मिल जाते हैं तो ये पानी कैसा हो जाता है, हार्ड वाटर हो जाता है। हार्ड वाटर का एक होता है कि ये जो है पानी के साथ, जो इस पानी के से जो है साबुन में झाग नहीं बनते हैं, ठीक है।
ये हमें याद रखना है। झाग नहीं बनते हैं हार्ड वाटर में अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं तो, ठीक है। ये इसकी एक पहचान है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की इसमें मिनरल्स जो है मिले होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा है पानी का गलनांक। गलनांक की बात करें अगर तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर आप कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो आपका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपको याद रखनी है इतनी बातें। और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से ज़्यादा होता है। और एक बात याद रख सकते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसके वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता है, क्योंकि पहले जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें तोड़ना होता है, ठीक है। वाटर में क्या बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा देर तक रहती है, ठीक है। और वो बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगाता है, मतलब टाइम नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। इनको कंसीडर कीजिए। ड्यूटेरियम इज एन आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ वाटर, ओके। ड्यूटेरियम हैज़ एटॉमिक न्यूक्लियाई विच हैव 2 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, D2O is used as neutron mediator in reactor, okay. तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें ड्यूटेरियम इज एन आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ वाटर, तो आइसोटॉपिक फॉर्म है, ये जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। नॉट ट्रू इसमें पूछा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा वाटर होता है उसके 3 फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। एक H2O, एक मिलेगा D2O और एक मिलेगा आपका T2O, ठीक है। ये होगा हमारा, ये है हमारा प्रोटियम ऑक्साइड, ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये है ट्राइटियम ऑक्साइड, ठीक है। या ट्राइटियम भी बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। ये तीनों आइसोटॉपिक फॉर्म है। D2O क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो हैवी हाइड्रोजन का यूज़ होता है और इसमें भी हैवी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। और जो ये T2 है जो इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। और ये जो होता है ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है। और इसकी लाइफ, जो हाफ लाइफ होती है इसकी, वो होती है इसकी 12.5 साल लगभग, ठीक है, या 12.25 साल लगभग इसकी हाफ लाइफ होती है, जितने साल में ये अपनी अवस्था का आधा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात आती है हमारी ड्यूटेरियम क्या है, वाटर का आइसोटॉपिक फॉर्म है, जी सही है। ड्यूटेरियम हैज़ एटॉमिक न्यूक्लियाई विच हैव 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ड्यूटेरियम जो होता है उसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका एटॉमिक मास बनता है वो कितना बनता है, 2 बनता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। D2O जो है वो यूज किया जाता है न्यूट्रॉन मीडिएटर इन रिएक्टर। न्यूट्रॉन मीडिएटर का मतलब है कि जो उसकी अभिक्रिया को, जो रिएक्टर होते हैं उसमें न्यूक्लियर अभिक्रिया जो होती है उसको स्लो डाउन करना। तो स्लो डाउन करने का, इसको हैवी वाटर भी कहा जाता है। तो हैवी वाटर जो है मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये पॉइंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ओके। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब गाइडली यूट्यूब चैनल। थैंक यू।